पुराना क्या बचा हुआ है अभी? पुराने वाले में पढ़ा किसी ने? जो जो हमने पढ़ लिया था उस दिन, कुछ तो पढ़ा होगा। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, बाकी वाले देख लिए जो मैंने दिए थे प्रैक्टिस के लिए, ये चेक करे थे सारे फाइल सिस्टम जितने भी थे हमारे। चलो मैं आज एक काम करता हूँ, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था लास्ट। जितना भी बचा है ना पुराना बैकलॉग खत्म कर लो वीकडेज में, ताकि वीकेंड में हम लोग फटाफट आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अभी सर्वर लेवल तक पहुंचने में टाइम है। जब हम सर्वर लेवल पर पहुंचेंगे ना तो उस टाइम पे भी दिक्कत होगी सब लोगों को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 हमने कर लिया था स्लैश, ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। नंबर 2 आपका हो गया स्लैश बिन किया था हमने। नंबर 3 हमने किया था एस बिन। इस पे इसके अंदर आपके आ जाते हैं LSCP MKDIR के कैट हो गई कमांड। ये सारी कमांड्स स्लैश बिन करके चलती हैं, ठीक है, EDC। उसके बाद फिर एस बिन आ जाती है। एस बिन में इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज होंगी, तो इसके अंदर कौन कौन सी आएंगी? FDisk, IP टेबल। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना कि हमारी कौन कौन सी टाइप कौन से कमांड्स के रहते हैं। रीबूट जो सिस्टम रिलेटेड होती हैं मोस्टली, ये हमारी जो है फाइल रिलेटेड कमांड्स हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना इन कमांड्स। बाइनरीज और ये सिस्टम बाइनरीज। 4 हो गया हमारा बूट। डैश बूट हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा आपका? ग्रब बूट लोडर होगा जो सिस्टम को बूट करता है। अगर बूट प्रोसेस याद होगा तो ग्रब भी याद होगा। अगर नहीं याद है तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में भी आएंगे, इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। ग्रब होगा। नंबर 5 हो गया ETC। 6 में क्या था? वैर के बारे में बात की थी हमने। वैर के अंदर फिर हमने कॉमा वैर लॉग की भी बात की थी। 7th में हमने /TMP की बात करनी है। ये लॉग फाइल्स के लिए होती है, सिस्टम रिलेटेड लॉग फाइल, यूजर रिलेटेड लॉग फाइल सारी इसमें होंगी। इसमें सारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। /ETC में सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल जितनी भी हमारी सिस्टम की रहती हैं, सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होंगी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें होंगी। वैर लॉग में तुम्हारी लॉग फाइल्स होंगी, सिस्टम रिलेटेड या फिर यूजर रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड। लास्ट में हम पढ़ चुके हैं इसको। होम भी डिस्कशन किया था हमने, /home और /root भी किया था हमने। यूजर्स, इनकी होम डायरेक्टरी होती है। रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है। टैम्प स्टोर करता है टेम्परेरी फाइल्स को, डिलीट करता है ऑन रिबूट। जब रिबूट होगा तो फाइल डिलीट हो जाएंगी। 10 नंबर्स में हमारा आ जाता है लाइब्रेरी फाइल्स। अब लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर क्या होगा? /lib जो होता है इसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स यूज्ड बाय बाइनरी फाइल्स, मतलब ये जितनी फाइल यूज करते हैं ये 2 फोल्डर, यूज्ड बाय लाइब्रेरी बाय बिन डायरेक्टरी से एंड एस बिन। क्योंकि क्या होता है जब हम कोई कमांड रन करते हैं ना, तो रन करने के लिए उसकी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स भी रन होती है ना। आपने कभी भी देखा होगा जब आप एक कोड रन करते हो C लैंग्वेज में, कहीं पे भी जब आपने लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे जब कोड रन होता था उसके साथ में सपोर्टिंग फाइल्स चाहिए होती है ना, इंपोर्ट करते थे कुछ फाइल्स को, जिससे कि वो कोड सक्सेसफुली रन होता था। तो ये सारी इसकी सपोर्टिंग फाइल्स हैं। वो सारी सपोर्टिंग फाइल जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पर जो कि एस बिन और बिन के लिए जाती है वो इसके अंदर होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं MNT की। मीडिया को भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही पर्पज के लिए होती हैं। इसमें क्या होगा? टेम्परेरी माउंट होता है। टेम्परेरी माउंट होगा, जैसे सपोज करो आपने कभी कुछ भी लगाना है, सपोज करो USB माउंट कर रहे हो आप, या फिर कोई भी इमेज माउंट कर रहे हो, आपको मैनुअली माउंट करनी है, तो उसके लिए माउंट पॉइंट के लिए ना ये MNT है। उसमें हम कहते हैं कमांड मारते हैं वहाँ पे माउंट मीडिया नेम, जो भी आपकी मीडिया होगी उसको आप यहाँ पे उस पाथ पे, जैसे सपोज करो आपको MNT में उसको माउंट करना है, आपने उसकी एंट्री FS टैब में कर रखी है और आपको माउंट करना है, तो ये कमांड से ऐसे करके माउंट हो जाएगा। ये मैनुअल माउंटिंग होती है। लेकिन जो ये मीडिया वाला है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली माउंट होता है। ऑटोमेटिक माउंट, जैसे आपको USB माउंट करनी है, ये ऑटो माउंट पॉइंट है। दिखाऊंगा अभी बाद में इसको कैसे माउंट करते हैं, जब हम माउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, कमांड्स को स्टडी करेंगे। जैसे सपोज करो USB आपने अटैच करी और आपकी CD अटैच हो रही है या फिर DVD हो रही है। इसमें आ जाता है आपका प्रॉक। जो /proc रहेगा ना, इसके अंदर वर्चुअल फाइल सिस्टम्स रहते हैं, जैसे कर्नल और प्रोसेस इन्फो जितनी भी रहेंगी, CPU डिटेल, RAM डिटेल, वो सारी इसके अंदर मिलेंगी। कभी भी कोई पूछेगा ना कि CPU RAM की डिटेल, ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज में भी और मे बी, हाँ, इंटरव्यूज में मोस्टली पूछते हैं वैसे, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है। वर्चुअल फाइल सिस्टम कर्नल एंड प्रोसेस इन्फो दोनों के लिए ये यूज होता है। जैसे कि इसमें क्या होगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे proc/CPU इन्फो CPU डिटेल देगा आपको, MEM मेमोरी की इन्फो, कितनी RAM यूज हो रही है उसकी इन्फो दे देगा, RAM डिटेल्स। ये इन्फॉर्मेशन जब आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है वहाँ पर सपोज करो एक सिस्टम अपग्रेड करना है या डाउनग्रेड करना है या फिर उसकी मेमोरी कम हो रही है, तो इसकी सारी डिटेल ना यहीं पर ही होती है। आप जब आगे के सेशन करोगे ना तो मैं तब बताऊँगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। 13 OPT क्या होगा? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो कि हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि सपोज करो कोई भी एक एप्लीकेशन स्टोर हो रहा है तो कहाँ होगा? /OPT के अंदर उसकी डायरेक्टरी बन जाएगी, ऐप नेम,
ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितने भी इंस्टॉल होते हैं वो इसके ओबीटी के अंदर होते हैं। इसको यूजर एक्सेस कर सकता है जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड जिसको परमिशन होगी वही सब। उसके बाद आता है /run जो सिस्टम स्टोर करता है केवल रन टाइम की इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन ओनली ड्यूरिंग सिस्टम रन टाइम। जब सिस्टम रन टाइम होगा ना उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये इसके अंदर आपको रन के अंदर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज करो तुमको एक्टिव यूजर सेशन देखने हैं इसके अंदर कि कितने यूजर एक्टिव हैं मेरे सिस्टम पे, तो उसके लिए क्या रहता है आप /run/ut इसके अंदर आपको ये एक्टिव यूजर सेशंस मिल जाएंगे। और एक और रहता है सिस्टम डी रन टाइम इन्फो। जैसे सिस्टम डी मैंने बताया था ना कि सिस्टम डी एक चलती है बूट प्रोसेस, अब ये बूट प्रोसेस का पार्ट आ गया इसमें फिर से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बूट प्रोसेस को एक बार फिर से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे ना बूट प्रोसेस उसी टाइम पे काम आएगा। मैंने इसीलिए पहले दिन ही वो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बूट प्रोसेस क्या होता है। जब एक मशीन का पावर बटन दबता है तो उस पावर बटन को दबने के बाद में क्या क्या होता है सिस्टम के अंदर, कैसे अप आता है, पावर अप होता है, उसके बाद की सारी कहानी है। उसी से आपको ट्रबल शूटिंग करनी होगी जब आप सिस्टम पे काम कर रहे होगे। तो सिस्टम डी रन टाइम की जो इन्फो होती है वो इसी पाथ के अंदर होती है, रन के अंदर सिस्टम डी करके रहता है। तो ये रन टाइम में जब मतलब सिस्टम रन हो रहा होगा उस टाइम पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। ये सारे हमारे थे क्या हमारे फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर थे। अब आप लोगों का काम है इन सबको स्टडी करना। एक बार कहीं से भी रैंडमली पूछूंगा आप लोगों से, एक टेबल बना लो भले ही, या फिर मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगा इसकी बना के। नंबर 1 फाइल सिस्टम को चिपका लो। फाइल सिस्टम टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में और आपका इंटरव्यू में 110% पूछा जाएगा, तो इसलिए आप साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलो। अच्छा हाँ ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। इसकी टेबल मैं दे दूंगा आपको। बूट प्रोसेस भी मैंने पहले शेयर कर रखा है, अगर नहीं है तो बता देना, मैं दोबारा कर दूंगा। इनकी नोट दीवार पे ना बना लो, टेबल बना के चिपका लो। जितनी बार नजर पड़ेगी उतनी बार याद होगा कि यार ये सिस्टम डी प्रोसेस है, ये कर्नल कैसे स्टार्ट होता है, इनिट का क्या रोल है, उसमें मेरा बूट लोडर कहाँ पर है, ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है, ईटीसी फाइल फिर सिस्टम क्या करता है। तो ये सब चीज़ें जब करोगे ना तो धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलने लगेंगी। अगले वाले कमांड पे हमने क्या किया था, USR और कौन सा था /sys/afs/dev ना। जो USR है ना नाम से ही पता चल रहा है, USR यूजर रिलेटेड जो शेयर रिसोर्स है। जैसे एक यूजर दूसरे जो मैं सपोज करो मेरे पास एक यूजर पवन है, ठीक है, एक यूजर जॉन है। कुछ फाइल्स ऐसी होंगी कि दोनों शेयर करते होंगे, कॉमनली शेयर्ड होती होंगी। तो ऐसे यूजर रिलेटेड जितनी भी सिस्टम फाइल्स होंगी ना, यूजर रिलेटेड सिस्टम फाइल्स होंगी, एक बार अंदर जाके ना ls/lrth मारना सिस्टम पे जाके, वहाँ पे जब करोगे काम, जैसे /USR में गए, वहाँ पे ls/lrth किया तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी फाइल्स हैं वो दिख जाएंगी वहाँ पे। ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होती पहली बात। इसमें इसका अब जैसे यहाँ पे है भी ना, ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ये सिस्टम के यूज़ के लिए है। जैसे सपोज करो तुम्हारी कोई फाइल /home में है तो वो केवल /home की ही फाइल है ना, वो वहीं, तो वो इसकी ना पर्सनल फाइल है, इसको वो एक्सेस कर सकता है। ये वाली जो है USR के लिए, ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये शेयर्ड सिस्टम फाइल्स हैं जो अलग अलग यूजर्स जो आपस में शेयर करते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे ना ये अलग से माउंटेड होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। एंटरप्राइज लेवल पे USR जो पार्टीशन होता है वो एक अलग से माउंटेड पार्टीशन होता है। अगर मैं /USR की बात करूँ, /bin USR/bin/live ऐसे करके फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम्स ना याद करना जरूरी है। देखो जब तक समझ में नहीं आएगा ना कि हम कौन से डायरेक्टरी में चले गए, इस डायरेक्टरी का यूज क्या है, जब तक नहीं समझोगे तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये लोकल है, हाँ लोकल, USR लोकल। उसके बाद आ जाता है आपका शेयर, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इंक्लूड, उसके बाद आपका आ जाता है /USR/src। ये अलग अलग फोल्डर्स हैं। अब इनका क्या यूज़ है देखो, नाम से ही पता चल जाएगा। जितनी भी नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज होंगी ना, नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज जैसे ग्रैप, विम, ETC जितनी भी होती हैं, सिस्टम के लिए इसेंशियल जो नहीं है, नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज कौन कौन सी होगी, जैसे ग्रैप, ये सिस्टम के लिए नहीं है, ये हमारे यूज़ के लिए होती है। हम ग्रैप करते हैं कोई कमांड का, या विम करते हैं किसी को, या फिर नैनो हो गया, नैनो भी विम एडिटर जैसे है वैसे ही नैनो भी है, नैनो। तो ये क्या है, नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज है, मतलब सिस्टम के लिए सिस्टम की बाइनरीज तो हैं बट नॉन इसेंशियल, इनके बिना भी काम चल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम SBIN, नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, ये SBIN है और ये बिन है। ये बिन जो है नॉर्मल यूजर भी एक्सेस कर सकता है, मतलब बिन में जैसे कि ग्रैप, विम, नैनो, ये सब आप कमांड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज फॉर
एडमिनिस्ट्रेटर फॉर, इसको मैं लिख नहीं रहा, आप समझ लेना, नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज, ये समझ लेना, फॉर एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसमें एडमिन में कौन कौन आएंगे, जैसे रूट है, मतलब जिसके पास रूट की पावर है, उस वो सारे उन सब की बात कर रहा है, जो सूडो पावर जिसके पास होगी या फिर रूट पावर होगी, उनकी उन कमांड्स की बात कर रहा है। तो वो सारी सिस्टम बाइनरीज कौन सी हैं, सपोज करो अपाचे CTL, अपाचे सर्वर जो रहता है उसके लिए जो कमांड रहती है, अपाचे बोलते हैं उसको, अपाचे सर्वर होता है, इसको आप नहीं चला पाओगे, ये केवल जिसके पास एडमिन राइट्स होंगे केवल वही चला पाएगा। सपोज करो आपको यूजर ऐड करना है, ठीक है, यूजर ऐड के लिए तो ये कमांड्स जो होंगी ये किस में आएंगी, यूजर एसबिन, नॉन इसेंशियल सिस्टम बाइनरीज फॉर एडमिन, और ये इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये सभी यूजर्स के लिए है। USR वाला समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है अब लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ रहे थे लाइब्रेरी फाइल्स, हमने एक लिव फाइल पढ़ी ना कि भाई इन कमांड्स को रन करने के लिए हमें लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने बात करी थी लाइब्रेरी फाइल यूज फॉर बाई एसबिन एंड बिन। अब यहाँ पर सेम फंडा यही है, यहाँ पर जो भी बिन और एसबिन के लिए यूज होंगी वो सारी लाइब्रेरी फाइल्स इसके अंदर होंगी। लाइब्रेरी फाइल वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारी डायरेक्टली यहाँ पर चल रही थी ना सिस्टम के लिए, एसबिन और बिन डायरेक्टली यहाँ पर चल रही थी, जिसमें हमारी ये वाली सारी कमांड्स आती हैं, ये सब कमांड्स आती हैं, और इनके लिए सपोर्टिंग लाइब्रेरी कहाँ होती है, /lib में होती है। वैसे ही इसकी USR एसबिन और USR बिन, इनकी जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स जो होंगी आपकी वो लिव वाली इसमें होंगी, लिव वाली डायरेक्टरी में होंगी, USR लिब में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ, मतलब इन दोनों की सपोर्टिंग फाइल होंगी कहाँ, /lib में होंगी। अभी उसके बाद लोकल आ जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं मैनुअली, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है पैकेज मैनेजर के थ्रू, तो उसके लिए जितनी भी जो यूजर रिलेटेड जो फाइल्स होंगी ना वो यहीं पे मिलेंगी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जो हमने कर रखा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने, एक तो होता है पैकेज मैनेजर के थ्रू, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर लिनक्स में इंस्टॉल करना है तो उसको पैकेज मैनेजर के थ्रू होता है। इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब इंस्टॉल होना वहाँ से, वो रेडिट की हम एक सर्वर बनाती है, यम सर्वर, वहाँ से इंस्टॉल होता है। सपोज करो यम हो गया या फिर DNF हो गया, ये हमारी यम सर, ये कुछ पैकेज मैनेजर है। लेकिन अगर आप मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हो, दूसरा तरीका है मैनुअल। आपने क्या करा, इंटरनेट से डाउनलोड किया पैकेज, अब सब लिनक्स में जो होता है .rpm करके होता है फाइल, इससे क्या होगा, rpm-u करोगे तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, rpm-u करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल और अनइंस्टॉल की कमांड है। तो इसके मैनुअल की हमने बात करी ना कि अगर हम मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका जो डिटेल आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, वो USR लोकल में मिलेगा। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं किससे, तो उसके इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, USR लोकल में मिलेगी। अगर सपोज करो कि USR शेयर क्या है, अब USR शेयर में क्या रहता है कि आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट डेटा, इसको समझ लोगे ये कर्नल के लिए है, कर्नल सोर्स कोड रहेगा इसमें, और हेडर जो भी होंगे बिल्डिंग ड्राइव फॉर ड्राइवर्स के लिए। एज ऑफ नाउ मैं तुमको एक टेबल दे दूंगा, टेबल से याद करने के लिए, इसको इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं अभी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। इसमें आपकी C++ की आ जाएंगी, कोई भी अगर आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट होंगी। उसमें ये हो सकता है कि x86 हम कहते हैं ना, जो 64 बिट का डेटा होता है या 32 बिट का डेटा होता है, ये यहाँ पर जो रहता है वो इंडिपेंडेंट फाइल्स होती हैं कुछ। इसके बारे में बात करेंगे जब हम प्रॉपर एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे देखेंगे इसके बारे में। अभी हमारा हो गया USR, ठीक। USR आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि इसमें के अंदर होता क्या है। मोटा मोटा समझ लो कि इसके अंदर जितनी भी फाइल है यूजर रिलेटेड सिस्टम फाइल्स हैं, इतना समझ लो बस अभी फिलहाल। अंदर की डायरेक्टरीज को तो हम बाद में फिर देख लेंगे। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो सेपरेट इसी पार्टीशन में मिलेंगी आपको USR के अंदर, अलग अलग पाथ में। जैसे सपोज करो एसबिन में कमांड्स मिलेंगी, बिन में मिलेंगी, लाइब्रेरी फाइल्स होंगी /lib में मिलेंगी। अगर आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है या डाउनग्रेड, मतलब कुछ भी करना है, सिस्टम अपग्रेड करना है, बैकअप लेना है, तो इसकी हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पार्टीशन का। तो इसका यूज़ क्या है मेनली, इसका यूज़ मेनली एक ही चीज़ है, एक तो ये सिस्टम फाइल्स को रखता है, यूज़र इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर अपडेट्स को बना के रखता है, सेपरेट रखता है उसको। अपग्रेड अगर मेरे को करने हैं या फिर बैकअप लेना है तो उसके लिए ये पार्टीशन, ये जो USR है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम बात करते हैं /dev की। अगर तुम्हारे सिस्टम में कोई जैसे डिवाइस लगी है, एक हार्ड डिस्क लगी है ना, उन डिवाइसेस के लिए जो डायरेक्टरी होती है वो कहाँ दिखती हैं, वो सारी /dev के अंदर दिखेंगी। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डिवाइस फाइल्स एंटरप्राइज लेवल पे बहुत ज्यादा यूज होता है ये /dev/SDA। ये बहुत बार देखोगे आप। ये क्या है, ये फर्स्ट हार्ड ड्राइव है। अगर जो आपके सिस्टम पे फर्स्ट हार्ड ड्राइव लगी होगी ना, ये उसको डिनोट करता है। इसलिए अगर यहीं कहीं पे भी आपको /dev/SDA दिख रहा है तो समझ जाओ कि आपके सिस्टम की फर्स्ट हार्ड ड्राइव को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब SDA1 होगा तो आपकी फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द हार्ड ड्राइव दिखाएगा, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ फर्स्ट SSD। अब उसके बाद आता है /dev/SDB, ये क्या होगा, सेकेंड SSD।
सेकंड हार्ड ड्राइव हो सकती है या फिर यूएसबी ड्राइव भी हो सकती है, और जो भी आप मतलब अटैच कर रहे हो सिस्टम में यूएसबी ड्राइव भी हो सकती है। यूएसबी ड्राइव से मतलब ये है कि जो आपकी वो है ड्राइव समझ में आ रहा है ना, कि जो हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे स्लैश डेव लूप होगा, लूप 0 में क्या रहता है कि अगर कोई लूप बैक डिवाइस फॉर माउंटिंग आईएसओ इमेज, सपोज करो एक आईएसओ इमेज मेरे को माउंट करनी है अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए स्लैश डेव स्लैश लूप 0 इस तरीके से माउंट होती है। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट वाली, ये बहुत ध्यान रखना इस चीज़ को, ये पूछा जाता है, ठीक है। नल, ये है नल। स्लैश नल क्या है, ये क्या करता है ना, कुछ लिखो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कैट लिखा, उसके बाद एक फाइल क्रिएट की abc.txt, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया इसको स्लैश, ये रीडायरेक्ट का साइन है, मतलब इसके आउटपुट में जो भी आएगा उसको यहाँ रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश डेव स्लैश नल। अब इससे क्या होगा कि जितना भी इसका आउटपुट होगा ना यहाँ हो जाएगा, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, उसको डिस्कार्ड कर देगा। ये क्या करता है, डिस्कार्ड करने का तुम है, देखो अब तुम कहोगे अगर ऐसा ही करना था तो डिस्कार्ड कर ही क्यों रहे हैं। डिस्कार्ड द डेटा रिटर्न ऑन इट, मतलब अगर इस डायरेक्टरी में अगर कुछ भी लिखा होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। इसका रीजन ये है कि कभी कभी हमें क्या होता है कि कोई स्क्रिप्ट चलानी होती है, एसएच क्या करता है, स्क्रिप्ट रन करता है शेल, और जैसे सपोज करो abc.sh करके मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई और मैंने इसको रन किया, तो अब इसमें जो भी एरर आए, एरर को मैं 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे % करके रहता है, और यहाँ पे आपको क्या करेगा, इन एरर को स्लैश डेव में अगर हम रीडायरेक्ट कर दें, ठीक है, स्लैश डेव नल पे, तो सारी नल चली जाएंगी, मतलब वो नल होगी वैल्यू। अब उसकी एरर जो है, हमें एरर रीड नहीं करनी थी, केवल हमें मेन डेटा रीड करना था। तो मेन डेटा जो होगा वन जो हम करेंगे वो एक लॉग फाइल में कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसमें 2 कर देंगे और 1 कहाँ करेंगे, 1 रिडायरेक्ट कर देंगे एक लॉग फाइल में। जैसे सपोज करो TMP के अंदर मैंने एक फाइल बनाई TMP/फाइल नेम, ठीक है। ये डिवाइस फाइल्स क्या होती है, सिस्टम फिजिकल फाइल्स भी होंगी, ओवरऑल वैसे बता देता हूँ, फिजिकल एंड वर्चुअल डिस्क फाइल्स। और क्या बचा था हमारा, /sys और /afs। /sys क्या करेगा, आपको वर्चुअल फाइल सिस्टम देगा। जैसे कि सपोज करो अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है हार्डवेयर की, ड्राइवर की या कर्नल की, मेन चीज 3 ही चीजें हैं, एक कर्नल है, कर्नल किससे कम्युनिकेट करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस से, और उनके बीच में कौन सा कम्युनिकेट कराता है, ड्राइवर का काम ही तो यही है। अगर आपके पास सिस्टम में सपोज करो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्या है, आपका एप्लीकेशन है, लेकिन इसके बैकएंड में मेरे पास जो हार्ड में जो पेन चल रहा है, वो पेन क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर कमांड राइट कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा है ना, तो उसको ड्राइवर किससे चल रहा है, ये व्हाइट बोर्ड का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर के थ्रू रन हो रहा है। और हार्डवेयर डिवाइस क्या है, हार्डवेयर डिवाइस जो मेरी इनपुट डिवाइसेस है, और जो कर्नल क्या है, जो मेरा OS का कर्नल इसको रीड करा रहा है, जो मेरे यहाँ पर जो भी मैं राइट कर रहा हूँ आपको प्रिंट हो रहा है यहाँ पर जब मैं पेन चला रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इनपुट को कम्युनिकेट कर रहा है एक एप्लीकेशन में, जिसमें किन 3 चीज़ों का रोल है। एक तो हार्डवेयर डिवाइस जो मेरे जहाँ पे मेरा पेन रन हो रहा है, और पेन जो हो गया मेरा हार्डवेयर डिवाइस होगी, कर्नल हो गया जो आपके सिस्टम का जो कर्नल है लिनक्स का, और यहाँ पे जो थर्ड जाता है हमारा ड्राइवर, कि व्हाइट बोर्ड का जो भी ड्राइवर इसके बैकएंड में रन हो रहा है, जो कि इस कोड को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। असेंबली लैंग्वेज मीन्स अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड में एक की भी दबा रहा हूँ ना, तो उसके बैकएंड में एक असेंबली कोड जनरेट होता है, वो असेंबली कोड रजिस्टर्स के थ्रू सेव होता है, देन वो CPU तक जाता है। CPU को क्या प्रोसेस करना है, कहाँ भेजना है, वो सारा काम CPU करता है। तो ये सारा जो फंक्शनैलिटी कराता है, जो बीच में अवेलेबिलिटी कराता है, कौन कराता है, /sys कराता है, इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट कर्नल, हार्डवेयर और ड्राइवर की। एक /AFS का ढूंढ लेते हैं एक बार को। एंट्री फाइल सिस्टम इज अ फाइल सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस, स्टोर एंड शेयर फाइल अक्रॉस द नेटवर्क। ओके, दूसरा, अभी ये जितनी भी इमेजेस निकाल लेना वो क्लाउड बेस्ड निकाल लें। मेनली हमारा काम क्या है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूँ तो हमारा काम क्या है, हमको रिसेंट ट्रेंड देखना है कि हमारे इंडस्ट्री में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। सपोज करो मेरा अभी तक अगर मैं किसी कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूँ एज ए लिनक्स एडमिन, तो मैं देखूंगा कि मेरी कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, कि उनका डेटा सेंटर जो है फिजिकल डेटा सेंटर है। अगर कोई कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उनके डेटा रैक बने हुए हैं, वहाँ पर सर्वर माउंटेड है, ऐसे मल्टीपल रैक्स हैं, ठीक है, और सारे रैक्स में सर्वर माउंटेड है। अब ये तो हो गया फिजिकल डेटा सेंटर। कुछ कंपनी ऐसी होंगी जिनका बिजनेस बहुत छोटा होगा, अब उनको चाहिए 100 सर्वर, लेकिन उनको चाहिए कि उनका एप्लीकेशन रन हो, उनको सरदर्दी नहीं चाहिए कि मैं अपना खुद का डेटा सेंटर बनाऊं, या उनका, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके आप कोई प्रेमिसेस नहीं हो। अगर किसी बंदे के पास में उसको बिजनेस रन करना है, एंटरप्रेन्योर है, अगर वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस रन करूं, उसको सबसे पहले बिजनेस रन करने के लिए प्रेमिसेस की जरूरत नहीं है। वो छोटे से ऑफिस कहीं पे खोल लेगा, क्लाउड में अपना एक कुछ सर्वर्स को ओपन कर लेगा। जब उसको पे पर यूज है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी फैसिलिटी, महीने के 20 दिन ये सर्वर चलाया तो मेरे को 20 दिन का ही बिल आएगा, और 20 दिन में भी जितने हिट इस सर्वर में आए पर हिट के हिसाब से मेरे को पे करना होगा।
तो उसको तो कुछ भी नहीं देना, उसको मिनिमल चार्जेस लगेंगे। जितना वो डेटा सेंटर अपना खुद की ज़मीन लेगा, फिर उसके ऊपर डेटा सेंटर बनाएगा, देन उसके ऊपर AC लगाएगा, 10 चीज़ों का खर्चे करेगा, जितने बजट उसके ओवरऑल में लगेंगे उसका वो पूरे लाइफ टाइम का वो बन जाएगा। जो छोटा बिजनेस है अगर वो इनिशियली ग्रो हो रहा है, तो आज की डेट में इसीलिए जो स्टार्टअप्स कंपनीज हैं या फिर कोई अदर कंपनीज हैं, वो सारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बनाने उनके लिए बहुत ईजी और कन्वीनियंट भी है। अब ये जो डेटा सेंटर वाले जो ट्रेंड है ना, ये पुरानी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि आपकी इंडिया में कह लो, या ये TCS है, या फिर विप्रो है, या फिर बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने खुद के डेटा सेंटर्स बना दिए, क्योंकि उन्होंने आज से नहीं है, वो उनको 40 ईयर्स एटलीस्ट हो चुके हैं, 30-40 ईयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तब तो ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं थे ना उस टाइम पे। अब उनको अपने हार्डवेयर को यूज भी करना है इतने लंबे टाइम से, तो धीरे धीरे करके माइग्रेट हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली आज नहीं तो कल सारी चीजें क्लाउड बेस्ड बन जाएंगी। अगर क्लाउड बेस्ड, पब्लिक क्लाउड बेस्ड ना बने, लेकिन प्राइवेट क्लाउड बेस्ड तो तब भी बन जाएंगी। प्राइवेट क्लाउड मींस मैंने बताया था प्राइवेट क्लाउड भी होता है। प्राइवेट क्लाउड में क्या, ओपन स्टैक। लेकिन ओपन स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा डेटा प्राइवेट रहे, बस दैट्स इट। हम अपने लोकल डेटा सेंटर को क्लाउड बना देंगे, बस ये इतना ही डिफरेंस होगा कि अब ये पब्लिक, ये AWS है सपोज करो, पब्लिक क्लाउड है, ये पब्लिक क्लाउड है, और ये आपका प्राइवेट क्लाउड है। जो अगर इसको आप इसमें अगर आप प्राइवेट क्लाउड इसको बना देते हो, इस डेटा सेंटर को, इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने ओपन स्टैक डिप्लॉय किया, ओपन स्टैक किया और उसके ऊपर सारे सेटअप बना दिए। सपोज करो यहाँ पर आपने कुबरनेटिस इंस्टॉल कर दिया, तो आज नहीं तो कल ये फ्यूचर चेंज हो जाना है, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी विद द टाइम। क्योंकि इसमें एक तो कंपनी के रिसोर्सेज बचते हैं, कम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है उनके लिए। एप्लीकेशन ज़्यादा चला पाएंगे, ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन बन जाएंगे उनके लिए। उस पर्पज़ के लिए इन्होंने बना रखा है। अब हम बात कर रहे थे AFS की, तो AFS एक तरीके से फाइल सिस्टम ही है, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क। मतलब सपोज करो डेटा स्टोर, हाँ इट्स सिमिलर टू क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, बट डेटा इज स्टोर्ड लोकली ऑन द सर्वर। पर्पज़ क्या है कि आपकी क्लाउड की जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पर सेव कर रहे होंगे, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे होंगे। उस टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा समझ में आएगा कि हम किस तरीके से स्टोरेज को एक्सेस करते हैं इन द ओवर द क्लाउड। अभी बात कर ली हमने AFS, इसमें क्या बताया था हमने, शेयर्ड क्लाउड फाइल्स जस्ट लाइक क्लाउड स्टोरेज। कौन सा बचा है हमारा, SRV। कोई भी सर्विस चल रही है, जैसे कि FTP सर्विस चल रही है, वेब सर्वर चल रहे हैं, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन चल रहे हैं, कोई भी चीज़ें चल रही हैं, लोकेशन जो डेटा को रखने के लिए जो मिलेगी। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन चल रहा है या FTP सर्वर चल रहा है, एक वेब सर्वर एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे index.html करके आता है, इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से रहता है, देखो /SRV। अब इसके अंदर क्या होगा, /SRV के अंदर यहाँ पे एक www करके डायरेक्टरी बन जाएगी, इसके अंदर index.html होगा, index.html, जबकि HTML। अब क्या होगा, क्या अभी इतना बड़ा सर्वर है, एक छोटी सी डायरेक्टरी में हमने एक फाइल रख दी, लेकिन जब आप वेब सर्वर में वहाँ पे जैसे google.com करते हो तो गूगल का पेज खुल के आता है बट वो गूगल का पेज खुल कहाँ से रहा है, वो सर्वर, गूगल के सर्वर पे SRV www के अंदर एक index.html फाइल रखी हुई है, या फिर कोई भी एक ऐसी फाइल रखी हुई है जो कि इसमें वेब एप्लीकेशन चलता है। तो वो सारी वेब एप्लीकेशन की जितनी फाइल्स होंगी वो इस तरीके से फोल्डर्स में रहेंगी। अगर मैं बात करूँ /SRV FTP सर्वर जो होता है हमारा, अब बाद में हम जब सर्वर बनाएंगे ना, तब देखना कैसे बन रहे हैं, कहाँ पर फाइल बन रही है, ठीक है। और ऐसे ही गिट होगा, MySQL है, कोई भी है, सारे SRV के अंदर। तो जितनी भी आप वेब सर्वर्स या फिर जो भी चीज़ें यूज कर रहे हो वो सब इस तरीके से इसके अंदर होती हैं। तो अभी हमारा फाइल सिस्टम कंप्लीट हुआ है।